स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी जानते हैं कि तबीयत मेरी थोड़ी खराब सी है सुबह से, फिर भी कोई बात नहीं, हम पूरी क्लास पढ़ने वाले हैं। थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंटेंट हम आप तक पूरा पहुंचाने वाले हैं। तो बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। और आज दोस्तों जब मैं गया था उत्कर्ष कार्डियोथेरेसिक यूनिट, क्योंकि दोस्तों मेरे आपके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, सुबह मैं वहां पहुंचा तो वहां जब मैं पहुंचा और वहां ब्रह्मास बैच का स्टूडेंट मिला और उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको ठीक करके 4 बजे से पहले पहुंचा दूंगा, क्योंकि 4 बजे आपकी क्लास है। तो बड़ा अच्छा भी महसूस हुआ और बड़ा प्राउड भी फीलिंग हुई कि हाँ कुछ जारी करा, कुछ मैंने शुरुआत की थी और वो शुरुआत बच्चों को पसंद आई और वो भी लगातार उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल मेरे साथ में सुनीता, नीतू, पूषा, बिल्कुल मुकेश, सभी का स्वागत है। सर मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, पार्टी दे अब तो, है ना। चलो स्वागत है आपका, शुरुआत करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी खेलती हर किसी के साथ है, बस किसके अंदर कितना जुनून है, कितना पागलपन है दोस्तों, वो तय करता है। मतलब दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं ना तो बुखार के अंदर खड़ा हुआ हूं, मेरे जॉइंट सारे दर्द कर रहे हैं क्योंकि बीपी मेरा हाई हो गया था, जॉइंट सारे दर्द कर रहे हैं, फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। यकीन मानना मैं आपके सामने 5:30 बजे तक खड़ा रहूंगा। आप बोलोगे सर छोड़ दो, आप बोलोगे छुट्टी कर दो, उससे पहले मैं छुट्टी नहीं करूंगा, ये भी वादा रहा मेरा आप सभी से। तो आइए देखते हैं राज्य के डीपीएसपी, दोस्तों आपके डीपीएसपी की बात करने वाले हम। भाग 3 तक हम पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, आपके सिटीजनशिप और इंडिया क्या है, इंडिया में आपके कौन कौन से वर्ड्स हैं, किस प्रकार राज्य चेंज होते हैं, और सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों भाग 4 जो है हमारा, भाग 4 डीपीएसपी जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिकांश स्टूडेंट इस भाग को छोड़ देते हैं। परीक्षा में सर्वाधिक जिसके आर्टिकल पूछता है वो है दोस्तों डीपीएसपी। और आज दोस्तों मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा। और यकीन मानना आपको आज तक फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको आज जो रसगुल्ला मेरे पास ट्रिक है ना मेरे पास में, उससे फंडामेंटल ड्यूटी मैं आपको याद करवा दूंगा। ये भी मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। आइए देखिएगा डीपीएसपी भाग 4, ठीक है। सबसे डीपीएसपी भाग 4, डीपीएसपी कौन से भाग में, तो आपके ये है भाग 4 के अंदर। कौन से भाग में? ये भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 36 से 51 जो है इसके अनुच्छेद हो गए हैं। तो भाग 4 के अंदर डीपीएसपी है। अनुच्छेद 36 से 151 के बीच में डीपीएसपी है। पूछे आपसे किस देश से लिए हमने ये, आयरलैंड से। किस देश? आयरलैंड से हमने ग्रहण किए थे, लेकिन आपके आयरलैंड यहां दोस्तों, यहां से हम ग्रहण किए थे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे क्या डीपीएसपी का उल्लंघन होता है, तो क्या दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना, क्योंकि दोस्तों ये प्रवर्तनीय नहीं, क्योंकि दोस्तों ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे आपके। इनको एनफोर्स, इनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, सो प्रवर्तनीय नहीं है ये बात आर्टिकल नंबर 37 के अंदर लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है। सारी बातें लिखी हुई है, सुन लीजिए एक बार। डीपीएसपी भाग कौन सा? भाग आपके 4 हो गए। आर्टिकल 36 से 51 हो गए आपके। आयरलैंड से हमने ग्रहण किए थे ये। मैंने कहा क्या दोस्तों ये प्रवर्तनीय नहीं है? दोस्तों आपके डीपीएसपी हो, फंडामेंटल ड्यूटी जो आपसे प्रस्तावना हो, तीनों प्रवर्तनीय नहीं आपके। केवल दोस्तों फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं आपके, उनका दोस्तों उल्लंघन होने पर आप आर्टिकल 32 से और आर्टिकल 226 से आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। बाकी दोस्तों तीनों प्रवर्तनीय नहीं है, ये आपको ध्यान है, एनफोर्स नहीं हो सकते। आर्टिकल नंबर 137 के अंदर लिखा हुआ है कि डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन्हें एनफोर्स नहीं करवा पाओगे। ऐसी बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 37 में लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि प्रस्तावना में, सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक, सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा को, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, सवाल पूछे आपसे कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक
और राजनीतिक न्याय पूछे आपसे कि ये संविधान के किस भाग में ये संविधान के भाग 4 में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस पूछूं आपसे, वो संविधान का भाग तो 4 आपको लिखना है। लोक कल्याणकारी पूछूं आपसे, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। सवाल से पूछे आपसे कि लोक कल्याणकारी जो राज्य आपके, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, सवाल पूछा आपसे कि लोक कल्याण का जो राज्य पूछा आपसे संविधान के कौन से भाग में आपके भाग 4 भाग 4 और दोस्तों ये बात आपके आर्टिकल नंबर 38 में लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल कभी पूछ लें आपसे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूछूं आपसे संविधान के कौन से भाग नंबर 4 के अंदर है, पूछे आपसे पब्लिक वेलफेयर स्टेट आपके वो कौन सा, पब्लिक वेलफेयर स्टेट पूछूं आपसे, ये भी रसगुल्ला भाग 4 हो गया है। भाग 4 का अनुच्छेद 38 जो है वो बोलता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते देखिएगा। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 को सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का प्रतीक कहा, सब पूछे आपसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है इसका तो प्रतीक कौन है आपके भाग 4 आपके, इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसे पब्लिक वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट सामने लोक कल्याण का राज्य आपके, मतलब दोस्तों जो राज्य होगा आपके वो सब पब्लिक की वेलफेयर के लिए होगा, लोक कल्याणकारी होने वाला है। इसका प्रतीक भी भाग 4 है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में, भाग 4 के अंदर, भाग 5 में, भाग 2 के अंदर। अधिकांश दोस्तों स्टूडेंट सोचते हैं कि भाग 3 महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपके भाग 3 में होगा ना रसगुल्ला। भाग 4 पब्लिक वेलफेयर स्टेट पूछूं आपसे, भाग 4 आपके सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र पूछे आपसे, भाग 4 हो गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि फंडामेंटल राइट जो है इनका उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। आप कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 आपके पास में, 32 से आप सुप्रीम कोर्ट हो और 226 से आप हाई कोर्ट जाते हो, ऐसा मैंने आपसे बोला। भाग 3 जो आपके, भाग 3 का अगर उल्लंघन होता है तो आप भाग 3 का उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, आपका भाग 3 लागू करवाने की गारंटी जो है वो कोर्ट आपको देता है, ये आप जानते हो। भाग 4 डीपीएसपी, सुनना मेरे को, भाग 4 डीपीएसपी दोस्तों, अगर दोस्तों इसका उल्लंघन हुआ है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा भाग 4 के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसका उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। अब सुनिए, अब दोस्तों मुद्दा दोस्तों ये उठ गया कि फंडामेंटल राइट बढ़े हैं या दोस्तों डीपीएसपी बढ़े हैं। मुद्दा दोस्तों सामने आ गया। कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है फंडामेंटल राइट्स बढ़ा के, कभी दोस्तों हमारा जो गवर्नमेंट है, संसद हमारी बोलती है कि डीपीएसपी बढ़ा है, कभी फंडामेंटल राइट बढ़ा के। इन दोनों में से कौन बड़ा है, इस बात के ऊपर विवाद छिड़ गया, ठीक है। फिर दोस्तों एक केस होता है जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स केस, बड़ा सा महत्वपूर्ण केस है मिनर्वा मिल्स केस। ये दोस्तों बात है 1980, कब की ये सब बात है 1980 की। मिनर्वा मिल्स केस हुआ था आपके 1980 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि फंडामेंटल राइट बराबर डीपीएसपी, मौलिक अधिकार सो डीपीएसपी जो है सो दोनों बराबर हैं। कोई भी बड़ा नहीं, आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। इसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे केस कौन सा है तो मिनर्वा मिल्स केस हो गया है, केस का नाम ध्यान रहेगा। मिनर्वा मिल्स केस हो गया है।
कब का केस है? 1980 का केस आपके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट आपके और डीपीएसपी जो है दोनों बराबर हैं आपके, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं आपके, दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या दोस्तों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा बड़ा है? क्या फंडामेंटल सवाल पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, सवाल आपके सामने आएगा, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपके? ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से बड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से छोटे हैं। ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के पूरक हैं। क्या है? डीपीएसपी के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान आपके, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है सो एक दूसरे के पूरक हैं आपके, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आपके, दोनों बराबर है, ये आपको ध्यान है। यहां दोस्तों लिखा हुआ देखिएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार और डीपीएसपी को एक दूसरे का पूरक बतलाया था। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों दोस्तों पूरक हैं एक दूसरे के, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा आर्टिकल 36, मैंने कहा आर्टिकल 36 से 51 दोस्तों ये डीपीएसपी होते हैं। अधिकांश लोग नहीं पढ़ते पर आपको निश्चित पढ़ना है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, डीपीएसपी से आपका कोई ना कोई आर्टिकल आपसे पक्का पूछने वाला एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है तो। देखिए आर्टिकल 36, इसमें राज्य जो आपके, इसकी जो परिभाषा है आपके वो 36 लिखी है, हमें याद नहीं करना पर फिर भी ध्यान रखना 36 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक है, आर्टिकल 37 मैंने अभी दोस्तों लिखवाया आपको, इसके अंतर्गत कहा गया है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी वाद कुछ नहीं, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा, लेकिन दोस्तों एनफोर्स नहीं करेगा। आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा पाओगे, लेकिन फिर भी दोस्तों राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा आपके डीपीएसपी। फुल फॉर्म देखो, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट आपके स्टेट अगर पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल को ध्यान रखेगा, यही दोस्तों डीपीएसपी होंगे। स्टेट पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है तो डीपीएसपी होने वाला है, ऐसा संविधान में लिखा है दोस्तों। और दोस्तों ये सवाल आपके यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा आपसे कि ये सवाल यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस एग्जाम से पूछा कि डीपीएसपी क्या है। अब दोस्तों हमने डीपीएसपी सारे पढ़ लिए, 36, 37, 38, 39, 40, 41 सवाल पूछा डीपीएसपी क्या है। अब दोस्तों खोपड़ी चारों ऑप्शन एक जैसे आपके, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा, फोकस रखेगा इनके ऊपर, ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा आर्टिकल दोस्तों 38 है, जिसमें दोस्तों मैंने ब्लू किया हुआ है, वो महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है, आर्टिकल 38, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना। पब्लिक वेलफेयर से पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट पूछूं आपसे, संविधान के कौन से आर्टिकल आपके? आर्टिकल नंबर 38 आपके। और सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 38। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 38 महत्वपूर्ण आपके, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस पूछूं आपसे, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 39 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। आर्टिकल 39 देखो, इसमें दोस्तों 4 जो है वो सब क्लोज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सुनिएगा आर्टिकल 39, सभी स्त्रियों 39A सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर जो है सो प्राप्त होने वाला। आपके सभी स्त्रियों सभी पुरुष आपके, उनको दोस्तों अपनी आजीविका के लिए समान अवसर मिलेंगे आपके, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकार आपके, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगा। सुनो, फंडामेंटल राइट आपके, राज्य धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य छुआछूत नहीं करेगा, राज्य किसी को अपने धर्म को मानने से नहीं रोकेगा, नहीं करेगा। यहां राज्य करेगा, यहां दोस्तों राज्य करेगा। यहां राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा।
यहां दोस्तों नहीं आएगा, यहां दोस्तों नहीं आपके, क्योंकि दोस्तों वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए थे हमको। फंडामेंटल राइट पूछो आपसे, मौलिक अधिकार हमें आपके राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए, और दोस्तों डीपीएसपी राज्य को प्राप्त हुए। डीपीएसपी जो है वो राज्य को प्राप्त हुए, दोनों में अंतर है। फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध जो इंडियंस है और जो आपके नागरिक हैं उनको प्राप्त हुए थे, लेकिन दोस्तों डीपीएसपी खुद राज्य को दिए गए कि राज्य ऐसा करेगा, जब उसके पास में पैसा वैसा होगा आपके, तब राज्य ऐसा करने वाला है, ऐसा लिख कर दिया। ठीक है, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन करेगा, इस प्रकार करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम हित दोस्तों हो सके आपके, अधिकतम लोगों का अधिकतम दोस्तों आपके मैक्सिमम पीपल, और मैक्सिमम आपके मैक्सिमम दोस्तों आपके प्रॉफिट हो सके, आपके अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो सके दोस्तों। इस प्रकार जो है राज्य है वो जो रिसोर्स है उनका अलोकेशन करने वाला है, ये आपके 39B में लिखा हुआ है। तो पूछे आपसे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, आर्टिकल 39B हो गया। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 39C, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। सुनना दोस्तों, राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, ये डीपीएसपी है। राज्य ये नहीं करेगा, वो फंडामेंटल राइट है। राज्य करेगा डीपीएसपी, मतलब दोस्तों डीपीएसपी तो पूछूं आपसे, ये दोस्तों पॉजिटिव है आपके, डीपीएसपी पॉजिटिव है आपके, राज्य ये करेगा और राज्य ये नहीं कर, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं आपके। पूछे आपसे फंडामेंटल राइट्स, पूछूं आपसे तो नेगेटिव प्रकृति होते हैं छापना, और जो डीपीएसपी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, राज्य ये करेगा और राज्य ये नहीं करेगा, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सुनो, पढ़ो आराम से, देखो, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, ये दोस्तों लिखा हुआ है आपके, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, ये आपके 39C में लिखा हुआ है। 39D बड़ा सा महत्वपूर्ण आपके, सभी स्त्रियों और पुरुषों, 39A इंपोर्टेंट है आपके, 39A इंपोर्टेंट है, 39D इंपोर्टेंट है। सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए आपके समान वेतन जो है उपलब्ध कराएगा आपके राज्य। समान कार्य के लिए समान वेतन आपके, कोई भी स्त्री हो कोई भी पुरुष हो आपके, मनरेगा स्त्री हो ऐसा पुरुष हो आपके, मेल हो ऐसा फीमेल हो आपके, दोनों के लिए आपके समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो प्राप्त करवाएगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 39D के अंदर लिखा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया आपके, उसका नाम है 39A, कैपिटल है। ठीक है, यहां दोस्तों ये थे आपके स्मॉल ABCD, है ना, मतलब संविधान के अंदर ये थे ना ABCD, आपको A और D ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखना आपके 39A कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976, जहां भी दोस्तों मैं CA लिखूं इसका मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जहां दोस्तों CA लिखूं आपके उसका मतलब हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका मतलब हो गया है, मतलब संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन। तो सवाल पूछे आपसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 लागू कब हुआ था आपके, लागू होता है 1977 में लागू होता है आपके छापना। पूछूं आपसे, इससे दोस्तों एक आर्टिकल जुड़ा आपके, आर्टिकल 39 है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है फ्री लीगल एड, लिखना, इसमें लिखा हुआ है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड मतलब दोस्तों आपके निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता, इसमें लिखा हुआ है बात आपसे। सवाल पूछे आपसे कि फ्री लीगल एड, पूछा आपसे निशुल्क कानूनी सहायता संविधान के कौन से भाग में, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, भाग दोस्तों 39A में। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 39A, ऑप्शन बी 39C, ऑप्शन सी 39D, ऑप्शन डी 39A। ध्यान रखना, अमेंडमेंट हुआ है, कैपिटल ए आएगा आपके, आर्टिकल नंबर 39A। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, फ्री लीगल एड, निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। और दोस्तों इसको आपके और रसगुल्ला, इसको
प्रभावी दोस्तों, इसको प्रभावी बनाने के लिए आपके हमने 1987 दोस्तों अधिनियम से हमने स्थापना की थी नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। आपने सुना होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना आपके 1987 के अधिनियम से होती है। नालसा की स्थापना से पूछूं आपसे 1987 अधिनियम से होती है, आर्टिकल 39A से होती है। और दोस्तों इसकी दोस्तों स्थापना आपके 9 दिसंबर को आपके इसकी जो स्थापना थी आपने पूछूं आपसे, इसकी जो स्थापना आपके 9 नवंबर को होती है आपके। और दोस्तों इस दिन हम क्या बनाते हैं, और इस दिन हम आपके विधिक सेवा दिवस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीगल सर्विस डे हम 9 नवंबर को बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे, देखिए यहां लिखा हुआ है आर्टिकल 39 से राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता जो है उसे उपलब्ध करवाएगा। इसे 42 में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। आपके वर्ष 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया आपके, जिसके द्वारा नालसा की स्थापना होती है आपके। और 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस बनाते हैं, इस दिन इसकी स्थापना होती है। और इसी दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हम लीगल सर्विस डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछो आपसे, सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो आपको अपनी खोपड़ी में डीपीएसपी को सेट करना पड़ेगा। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र जो है सो आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। आर्टिकल तो 39 पूछूं आपसे, 39 ए पूछूं आपसे, तो समान अवसर मिलेंगे आपके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आर्टिकल 39 डी पूछूं आपसे, समान कार्य के लिए समान से वेतन होने वाला आपके। आर्टिकल 39 कैपिटल ए पूछूं आपसे, फ्री लीगल एड आपके यहां पर लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल 40 दोस्तों पूछूं आपसे कि राज्य ग्राम पंचायत, पूछूं आपसे राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ऐसा दोस्तों आपके ऐसा आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। जो दोस्तों डीपीएस जो भी दोस्तों बात आपके डीपीएस में लिखी हुई है वो काम राज्य करेगा। फिर सुन लो, राज्य वो काम करेगा, कब करेगा, जब दोस्तों उसके पास में पर्याप्त संसाधन होंगे। अभी दोस्तों आपके चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। खूब दोस्तों आपके समान नागरिक संहिता चर्चा में है। और दोस्तों हमारा संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य यूसीसी की स्थापना करेगा, राज्य समान सिविल संहिता इसकी दोस्तों स्थापना करेगा, उस राज्य करने वाला है। यहां दोस्तों लिखा हुआ आपके कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। दोस्तों ये बात आपके कब लिखी, ये बात हमारी लिखी हुई है 26 जनवरी 1950 आपके, ये बात तो लिखी थी आपके 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। ये आर्टिकल उस समय था हमारे पास में, उसमें लिखा हुआ था कि राज्य ग्राम पंचायत जो है उसका गठन करेगा, ऐसा तो लिखा हुआ। और दोस्तों हमने 73 संविधान संशोधन किया था 1992 आपके, और 24 अप्रैल 1990 हमने ग्राम पंचायत जो है उसका गठन कर दिया, ठीक है। तो भाग अनुच्छेद 40 लागू हो चुका है, अनुच्छेद 140 आपके लागू हो चुका है आपके। ये आपको ध्यान से नोट, अनुच्छेद 40 गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा संबंधित है। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि गांधी जी संबंधित कौन सा आर्टिकल, आपके आर्टिकल 40 छापना। ये गांधी जी के जो ग्राम स्वराज है उसकी अवधारणा संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायत गठन करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। हमने इसको कर दिया आपके 73वां संविधान संशोधन कर चुके हैं हम, 24 अप्रैल को लागू तो हो चुका है आपके, इसकी गठन हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 241 है, सभी लोगों को शिक्षा काम और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। काम, वर्क, सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा,
करा चुके हैं हम आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार करा चुके हैं। काम दोस्तों मनरेगा, मनरेगा सभी को काम दिलवा हमने, मनरेगा सभी को काम उपलब्ध आपके मनरेगा। 120 दिन की गारंटी काम की, सॉरी 100 दिन गारंटी आपको काम की हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो मैंने कहा कि काम शिक्षा सरकार करवाएगा, लेकिन जब दोस्तों उसके पास में साधन होंगे तभी करवाएगा ना वो। तो शिक्षा, काम और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों और निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ऐसा दोस्तों इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 41 के अंदर मनरेगा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आर्टिकल 142 सामने सो प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान के दौरान महिलाओं को सहायता उपलब्ध जो है वो सरकार कराने वाला है। ऐसा दोस्तों आर्टिकल नंबर 42 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 43 से भी पूछूं आपसे कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। और दोस्तों ये हो चुका है 97 संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, सहकारी जो संघ है आपके, सहकारी जो समिति है, इनकी दोस्तों स्थापना हो चुकी है। लिखिएगा भाग 9B, ठीक है। भाग 9B आर्टिकल नंबर 243 ZS से आर्टिकल नंबर 243 ZT। तो मैंने कहा आपसे राज्य ये काम करेगा, राज्य ग्राम पंचायत गठन करेगा, कर चुके हैं। सो राज्य आपके राज्य करेगा दोस्तों, ये बात दोस्तों आपके 1950 में लिखी थी हमने कि सो राज्य जब आपके संपन्न सो हो जाएगा आपके, तो राज्य ये काम करने वाला है। सो राज्य ने कर दिया आपके काम। सो राज्य सहकारी संघ की स्थापना करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करेगा, राज्य ने कर दी। 97 अमेंडमेंट आपके होता है, सबके 11 में होता है आपके, राज्य कर चुका है आपके। भाग 9B जोड़ चुका है आपके आर्टिकल 243 से ZS से ZT जो आर्टिकल है वो इसमें लिख चुका है, ठीक है। भाग अनुच्छेद 44 सबसे ज्वलंत मुद्दा आपके सामने है, आर्टिकल नंबर 44 राज्य सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। राज्य आपके सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा और राज्य करने वाला है। अभी दोस्तों वर्तमान से पूछूं आपसे, तो वर्तमान में दो मुद्दे हैं आपके। एक तो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव सो, और एक है आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये तो दो मुद्दे ऐसे हैं आपके, हो सकता है बहुत जल्दी आपके सामने इन दोनों के ऊपर सरकार से कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली, आपके निर्णय करने वाली है, बहुत जल्दी होने वाला आपके। एक देश एक चुनाव सबके, वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन दोनों के ऊपर होने वाला, ठीक है। आर्टिकल 44 बोलता है कि राज्य आपके सभी लोगों के लिए आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी दोस्तों स्थापना करने वाला है। ऐसा दोस्तों लिखा हुआ है। देखिए एक तो होते हैं सिविल कानून, ठीक है, एक होते हैं क्रिमिनल कानून, एक होते हैं सिविल दीवानी कानून, और एक होते हैं आपके फौजदारी कानून, ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी। एक दोस्तों कौन से आपके सिविल होते हैं दीवानी सबके, एक होते हैं क्रिमिनल फौजदारी। आपने किसी को गोली मार दी, थप्पड़ मार दिया आपने किसी की हत्या कर दी, तो वो सारा आपके वो सारे कौन से केस होंगे आपके क्रिमिनल होने वाले हैं। आपने गोली मार दी, थप्पड़ मार दी किसी को, आपके हत्या से कर दिया आपके, तो सिविल क्रिमिनल कानून होंगे। इसमें दोस्तों सजा सभी के लिए बराबर है, ये यूनिफॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये दोस्तों यूनिफॉर्म जो है वो हो चुका है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो चुका है। अगर दोस्तों मैंने गोली मारी तो दोस्तों मुझे भी वही सजा, कोई दोस्तों और धर्म का है उसने गोली मार दी तो उसको भी वही सजा मिलने वाली है। ये यूनिफॉर्म आपके क्रिमिनल वाला यूनिफॉर्म हो चुका आपके, हत्या कर दी, गोली मार दी, थप्पड़ से मार दी। आपके फौजदारी जो मामले हैं वो यूनिफॉर्म हो चुके हैं आपके, वो समान से हो चुके हैं आपके
इसके लिए एक ही टाइप की सजा जो है वो संविधान में लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके यूनिफॉर्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये यूनिफॉर्म अभी नहीं हुआ। दोस्तों तलाक, तलाक, विवाह, गोद लेना, गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक, मुसलमानों में तलाक उल बिद्दत, तलाक 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 बोला और छोड़ दिया। अब दोस्तों समाप्त हो चुका आपके सायरो बानो केस। सोचिए दोस्तों आप कि आपने किसी को 3 बार तलाक 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 बोला और आपने उसको छोड़ दिया, समाप्त हो गया सारा मामला, है ना। तलाक उल बिद्दत, तलाक हो गया। विवाह दोस्तों, विवाह हो गया आपके, हमारे यहाँ विवाह अलग टाइप से, वहां विवाह अलग टाइप का आपके। तलाक है, विवाह है, गोद, उसको गोद लेना आपके, उत्तराधिकार से पूछे आपसे, ये सारे आपके हिंदुओं में अलग हैं, मुस्लिमों में अलग हैं आपके, और धर्मों में सो अलग अलग आपके। सरकार बोल रही है कि सारे इन सारों के लिए आपसे इन सारों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए आपके, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक दोस्तों घटना बता रहा हूं आपको, सुनिएगा, आपका दिल दहल जाएगा। निकाह हलाला, सुनना दोस्तों, अभी भी है, ये अभी भी है रसगुल्ला। निकाह हलाला मतलब दोस्तों, अगर मुस्लिमों में दोस्तों क्या हुआ आपके कि किसी ने, मान लो ये मुस्लिमों में ए व्यक्ति है, इसने बी जो महिला है उससे शादी कर ली, ठीक है, शादी हो गई दोस्तों। हुआ क्या, शादी हो गई, तलाक हो गया, शादी हो गई, तलाक हो गया। अब दोस्तों इनको ऐसा लगा कि हमें वापस साथ में रहना चाहिए, हमें साथ में रहना है, हमें फिर से रहना है, इनको ऐसा लग गया। तो क्या होगा आपके, ऐसा नहीं कि वापस शादी कर लेंगे साथ में ना दोस्तों। ये महिला पहले दोस्तों किसी और पुरुष से शादी करेगी, सुन रहे हो, ये महिला किसी दोस्तों और पुरुष से शादी करेगी आपके, और फिर दोस्तों उसको तलाक देगी, और फिर दोस्तों ये महिला जो है आपके उस वापस आपके इससे शादी करने वाली है, इसे बोलते हैं निकाह हलाला। आप सोचिए, मतलब दोस्तों ये खिलौना है रसगुल्ला, ये सब खिलौना है आपके, जैसी मर्जी हो खेल लो। तलाक 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 बोल दिया, ठीक बात है। अब दोस्तों ये बोलता है साथ में रहना है मुझे तेरे वापस से, तो ये शादी करेगी किसी और से, फिर उसको तलाक देगी, फिर इसे शादी करेगी। कमाल से कमाल नहीं है क्या, इसे बोलते हैं निकाह हलाला। ऐसी प्रथा भी है हमारे अंदर। तलाक उल बिद्दत, तलाक उल बिद्दत, 3 बार तलाक बोला, सारा खेल समाप्त, ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। सायरा बानो केस समाप्त हो चुका है, ये वाला अभी भी है, समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात करता है आपके। और अभी दोस्तों आपके गोवा में अभी दोस्तों गोवा के अंदर ये लागू हो चुका है आपके, गोवा में लागू है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। एकमात्र राज्य गोवा है आपके जहां लागू हो चुका है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा टफ है, पर सरकार इसको लागू करने की पूरी मंशा रखती है, अभी इस समय हाल ही में करने की इच्छा है, ठीक है। अनुच्छेद 45, ध्यान से सुनना, बारीक बात, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उसकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 45 बोलता है आपके कि 0 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है, सुनना मेरी बात को। आर्टिकल 45 बोलता है आपके 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए। एग्जाम में सवाल आया, निश्चित तो गलत होने वाला है। हम सोचते हैं आर्टिकल 45 के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वाली बात है, बिल्कुल तो ठीक बात है, लेकिन दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और दोस्तों आर्टिकल 21 से ये 6 से 14 वर्ष के लिए, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है भाई साहब। मैंने पूछा आपसे, आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 21 से
6 वर्ष से 14 वर्ष आपके इसके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। यहां 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आर्टिकल 45, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट बताया मैंने आपको। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो आर्टिकल 45, ठीक है। आर्टिकल 47 पोषण युक्त भोजन, आर्टिकल 47, ठीक है। और सो मादक पदार्थ, मद्यपान के सेवन पर रोक जो है उस आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। पोषण युक्त भोजन आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। मद्यपान, लिकर, इसको लिकर बोलते हैं आपके, लिकर, देसी दवाई देसी दवाई, वही दोस्तों 2 घूंट पिला दे साथियां, उसके ऊपर जो रोक है आपके वो आर्टिकल नंबर 47 है। तो छापना, पोषण युक्त भोजन, उस मादक पदार्थ पर रोक जो है आपके वो आर्टिकल नंबर 47 है। राज्य लगा सकता है, डीपीएसपी राज्य कर सकता है, राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकता है। कोई बाध्यता नहीं है, करेगा ही करेगा। राजस्थान नहीं किया हुआ, राजस्थान में बैन नहीं है, गुजरात में बैन है, बिहार दोस्तों यहां पर भी बैन है, तो राज्य कर सकता है। गुजरात ने किया हुआ है, बिहार से किया हुआ आपके, राजस्थान नहीं किया हुआ, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत बड़ा आपके टैक्स का रेवेन्यू जो है वो प्राप्त होता है। नहीं करा हमने, नहीं किया हुआ। महाराष्ट्र नहीं किया हुआ, रेवेन्यू प्राप्त होता है हमें इससे, हम नहीं कर रहे। बिहार में किया हुआ है, गुजरात किया हुआ है आपके, फिर भी दोस्तों ढूंढ लाते हैं यहाँ के लोग जो है मतलब दोस्तों जिसको तलब लगी हो, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, क्या देख लेंगे, फिर भी जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। यह है आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल 48 गोवध पर रोक, गो गाय बछड़ा, पूछे आपसे इसके वध पर जो रोक है छापना वो है आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। गो वध पर रोक, या दोस्तों आपके पूछूं आपसे कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पूछूं आपसे, कौन से आर्टिकल में लिखना आपके, वो आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। गो वध पर रोक, गाय बछड़ा वध पर रोक आपके, कृषि पशुपालन पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 48A 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। आर्टिकल 48A राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, राज्य करेगा, उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा वो करेगा, ठीक है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और जो वन और जो वन्य जीव हैं, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ हैं, उनकी रक्षा करेगा आपके। और राज्य ने वन और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है आपके, तो लागू किया आपके 1972 का एक्ट है, लागू किया है। और दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि राज्य ये काम करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 48 गोवध पर रोक, आर्टिकल 48A आपके पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 149 कोई पढ़ता नहीं है, आर्टिकल 149 आपके सुनना, राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य राष्ट्रीय स्मारक, मोन्यूमेंट, राज्य राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। राज्य तो आपके डीपीएसपी राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, वो आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप करे ना करे वो आपकी मर्जी है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी तो क्या है, आपको पढ़ना है अच्छे से, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर आप करो ना करो वो आपकी मर्जी हुई ना। तो राज्यों की जिम्मेदारी डीपीएसपी है, अब राज्य माने ना माने ये उनकी जिम्मेदारी होने वाली है, ये उनका काम होने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 खूब पूछता है आपसे कि राज्य कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, इन दोनों की शक्तियों का
पृथक्करण करने वाला आपके। तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में। देखिए सरकार के 3 अंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, इसको बोलते हैं हम दोस्तों आपके व्यवस्थापिका। एक होता है आपके कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सरकार, एग्जीक्यूटिव इसे बोलते हैं सरकार, ठीक है। व्यवस्थापिका हो गई कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट, ठीक है। इसका काम दोस्तों कानून बनाना, कानून बनाना ये काम इसका होगा, ठीक है। कानून बन चुका है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका इंप्लीमेंटेशन जो आपके क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन जो आपके ये कौन करेगा आपके, ये करेगा कार्यपालिका, ठीक है, क्रियान्वयन। और दोस्तों अगर दोस्तों कोई गड़बड़ आपके, उसकी जांच करने का जो काम होगा आपके, ये काम होगा न्यायपालिका का, ठीक है। तो कानून बनाना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना और उसे जांच करना, ये 3 दोस्तों इनके अलग अलग काम है आपके, व्यवस्थापिका के, कार्यपालिका के और जुडिशरी के। लेकिन दोस्तों कभी कभी दोस्तों जुडिशरी कानून बनाती है, जुडिशरी बोलती है ये काम करो, जुडिशरी का काम है समीक्षा करना। सो कभी कभी जुडिशरी आपके इसके काम में घुस जाती है, फिर दोस्तों इन दोनों के बीच में विवाद होता है कि ये तो हमारी पावर थी पर ये काम कर रही है आपके। कभी कभी दोस्तों जुडिशरी आपके अति सक्रिय हो जाती है ना, अति सक्रिय, कभी कभी इसका काम जांच करना है, लेकिन दोस्तों ये कानून बनाती है कभी कभी। फिर दोस्तों इनके बीच में मतभेद होता है, तो आर्टिकल 50 बोलता है कि राज्य जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, ऐसा दोस्तों लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 50 में, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। पूछे आपसे कि सेपरेशन ऑफ पावर जो आपके, सेपरेशन ऑफ पावर पूछो आपसे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, वो है आर्टिकल नंबर 50 में, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, आर्टिकल 51 हो गया है। और दोस्तों हमारी जो विदेश नीति छाप, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो आधार पूछे आपसे वो है आर्टिकल नंबर 51, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, हमारी विदेश नीति का आधार वो हो गया आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, 37 आपके ये आपके एनफोर्स नहीं कर पाओगे आप इनको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। 38 पब्लिक वेलफेयर स्टेट, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस, आर्टिकल 38 में, ठीक है। आर्टिकल 39 पूछो आपसे, 39 से इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराया आपके, चाहे फेमल चाहे फीमेल, चाहे मेल से फीमेल आपके। आर्टिकल 39 डी पूछो आपसे, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा आपके। आर्टिकल 39 कैपिटल ए पूछो आपसे, फ्री लीगल एड होगा आपके। 40 में ग्राम पंचायत से पूछो, ग्राम पंचायत 40 में। 41 में शिक्षा काम उपलब्ध कराएगा सरकार आपके। 42 पूछूं आपसे, प्रसूति सहायता 42 में। 43 बी पूछूं आपसे, सहकारी समिति। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 पूछूं आपसे, 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। 40 पूछूं आपसे, 45 47 पूछे आपसे, पोषाहार और लीकर्स पर रोक आपके। 48 पूछूं आपसे, गोवध पर रोक। 49 पूछूं आपसे, 48A पर्यावरण वन्य जीव सुरक्षा आपके। 49 पूछूं आपसे, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करना आपके। 50 दोनों का सेपरेशन करना आपके। 51 शांति स्थापित करना। ये दोस्तों आपके डीपीएसपी है जो आपके सामने रख दिए मैंने। अब दोस्तों 2 कथन आपके डीपीएसपी के बारे में, आपके महत्वपूर्ण कथन देखिएगा आपके। केटी शाह ने क्या बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है, सुनना। केटी शाह जी ने बोला है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर है। कितनी सटीक लाइन बोले आपके, डीपीएसपी एक चेक है, संविधान ने चेक काट कर दिया राज्यों को कि आपको ऐसा करना है। मैंने कहा ना जिम्मेदारियां हैं, पर दोस्तों ये राज्यों के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे तो करें या ना करें, उनकी मर्जी है। चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, राज्यों की इच्छाओं पर निर्भर है कि वो चाहे तो इसका भुगतान करें या ना करें, उनकी मर्जी है। हमने लिख कर दे दिया उनको। तो डीपीएसपी
एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। सर आइवर जेनिंग्स ने लिखा आपके, इन्होंने डीपीएसपी को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा जो है उसकी संज्ञा दी है आपके आइवर जेनिंग्स ने। ये आपको दो कथन, ये वाला कथन बड़ा महत्वपूर्ण आपके केटी साहब वाला कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, वो दोस्तों भाग 4 वाला डीपीएसपी। ठीक है, अब देखिए भाग 4A। ठीक है, हमने भाग 4 पढ़ लिया। भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इनको कोई पढ़ता नहीं है आपके, पर दोस्तों जिस दिन दोस्तों एग्जाम में आ गया है, आपको अगले 10 मिनट में भारत के भाग 4 में लिखे हुए मौलिक कर्तव्य आपको याद होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च होने वाला है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, भाग 4A फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, आर्टिकल 51 है, भाग 4A, दोनों कैपिटल है। मतलब दोस्तों मूल संविधान में शामिल नहीं थे, मूल संविधान में शामिल नहीं थे आपके। फिर दोस्तों कब शामिल हुआ आपके, कब शामिल हुए, ये हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति आपके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसके तो सिफारिश पर आपके 42वां संविधान संशोधन होता है आपके। और दोस्तों आपके भाग 4A जो है, भाग 4A आपके अनुच्छेद 51A जो है वो जोड़ा गया। ठीक है, तो भाग 4A अनुच्छेद 51 आपके जोड़ा गया। आपके कब जोड़ा गया आपके, क्या भाग 4A मूल संविधान में था, नहीं था दोस्तों आपके। भाग 4A दोस्तों आपके ए लगा हुआ है तो नहीं था आपके। मैंने कहा आपसे कब जोड़ा गया आपके, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार तो सवाल पूछा गया आपके कि मूल संविधान में, सवाल आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। अब सुनना मेरी बात को, सवाल पूछा गया आपके कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 1 भी नहीं। हम तो तीरंदाज है भाई साहब, इतना आसान सवाल पूछ लिया उसने। शुरुआत में 10 थे, फिर 11 हुए थे। शुरुआत में 10 थे आपके, 11 हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आपके, 10 होंगे ना बाबू ना, गलती मत करना। सवाल पूछे आपसे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0, 1 भी नहीं था आपके। मैंने कहा ना आपसे, ये जोड़ा गया आपके नया ये जोड़ा गया है, भाग 4 जोड़ा गया आपके 51 से जोड़ा गया आपके। तो मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछूं आपसे कब जोड़ी गई आपके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश पर भाग 4 जोड़ा गया। ठीक है, किस देश से लिया हमने, सोवियत संघ से, या फिर दोस्तों आप इसको यूएसएसआर बोलते हो, या दोस्तों आप इसको वर्तमान में रूस भी बोलते हो। उस समय सोवियत संघ था आपके, तो इस देश से हमने इनको ग्रहण किया। ठीक है, पूछे आपसे प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। प्रारंभ में 10 थे आपके, वर्तमान में 11 आपके। पूछूं आपसे कौन सा नया जुड़ा आपके, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपके जो शिक्षा वाला है वो जोड़ा गया नया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने कहा आपसे कि राज्य ये करेगा, सुनो मैंने कहा आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य यह नहीं करेगा, राज्य छुआछूत नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य यह नहीं करेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, सॉरी फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी राज्य यह करेगा, राज्य सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा, राज्य ग्राम पंचायत गठन करेगा, राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, तो राज्य ये करेगा। फंडामेंटल ड्यूटी नागरिक यह करेंगे, ये तीनों में अंतर है। वहां राज्य ये नहीं करेगा, डीपीएसपी में राज्य करेगा, यहां दोस्तों अब नागरिक यह करेंगे। फिर दोस्तों लिखा हुआ है कि अगर इनका उल्लंघन हुआ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे,
ये एनफोर्स नहीं है, मतलब नागरिक करेंगे उनकी इच्छा पर निर्भर है, वो करे ना करे उनकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे कि इसमें वर्तमान में 11 आपके हमारे से वर्तमान में क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं आपको याद करवा रहा हूं, तो यकीन मानना आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे मौलिक कर्तव्य को, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, देखो 11 है ना, तो लिख लो ABCDEFGHI JKLM। 11 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सो 11 हो चुके हैं आपके। ABCDEFGHIJKL, ये 11 आपके हो चुके हैं। ठीक है, A4, अरे A4 एंथम लिखो, A4 एंथम, ये ट्रिक है इसकी। A4 एंथम, B4 ब्रेव, B4 ब्रेव, A4 एंथम, B4 ब्रेव। सुनो मेरी बात को, A4 एंथम, B4 ब्रेव, C4 कंट्री यूनिटी, C4 कंट्री यूनिटी, D4 डिफेंस, D4 डिफेंस, D4 डिफेंस, E4 इक्वलिटी, E4 इक्वलिटी। याद ही नहीं करना आपको, E4 इक्वलिटी, D4 डिफेंस, C4 कंट्री यूनिटी, B4 ब्रेव, A4 एंथम, F4 फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर, G4 ग्रीनरी, G4 ग्रीन, H4 ह्यूमन साइंटिफिक नेचर या अप्रोच या टेम्परामेंट, I4 इनकम, I4 इनकम, J4 जॉइंट एक्टिविटी, J4 जॉइंट एक्टिविटी, K4 नॉलेज। बोल बांके बिहारी लाल की जय। याद हो गए आपको सारे के सारे? अरे गुरुजी ऐसे कैसे याद हो गए? हाँ बेटा याद हो गए। देखो A4 एंथम, B4 ब्रेवरी, C4 कंट्री यूनिटी, D4 डिफेंस, E4 इक्वलिटी, F4 फैंसी कल्चर, G4 ग्रीन, H4 ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच टेम्परामेंट, कुछ भी बोल दीजिए, I4 इनकम, J4 जॉइंट एक्टिविटी, K4 नॉलेज। याद हो गए? हाँ गुरुजी याद हो गए। सुनना दोस्तों मेरी बात को, 11 आपके सामने। अब देखिएगा सुनना, A4 एंथम, ठीक है, A4 एंथम। सुनो मेरी बात को, लिखा क्या हुआ आपके, सभी सिटीजन का यह कर्तव्य है आपका ये कि वह संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अरे एंथम राष्ट्रीय गान, तो जो हमारे राष्ट्रीय गान है, एंथम है, जो हमारा फ्लैग है, हमारा संविधान है, उसका पालन हमें करना है। ये आपके पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। पहला कौन सा? A4 एंथम। तो हमारा पहला से कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान सम्मान करना, सो पहला हो गया। अब दोस्तों एक बात दोस्तों, यूपीपीसीएस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, बड़ा ही खतरनाक सवाल था आपके। सवाल ये है, सुनना पहले सवाल को, सोच समझ के आंसर देना। अब तो आप दे दोगे आंसर। सवाल दोस्तों ये पूछा गया आपके क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 फोन आ गया। मौलिक कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय गान का, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गीत का, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र ध्वज का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी का। सवाल पूछा गया आपसे यूपीपीसीएस में, क्या दोस्तों बेहतरीन सवाल था। आप सोचिए, जिसको फंडामेंटल राइट ड्यूटी जिसने पढ़ी नहीं है वो क्या आंसर देगा इस सवाल का? आप बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका, बताओ सोच के नहीं, कि फंडामेंटल ड्यूटीज में किसका उल्लेख नहीं है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ 4 ऑप्शन आपके सामने। अरे याद हो गया, रुक जाओ, अरे बाबा रुक जाओ।
अब अगर आपको पता है कि पहला जो है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान, लिखा हुआ है ना राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान, तो पूछूं आपसे किसका तो उल्लेख नहीं है, आपके राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। लिख लो, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आपको इस भाग में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको दोस्तों इस भाग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है केवल फंडामेंटल राइट्स में। अब सोचिए दोस्तों, अगर सरकार ये चाहती है कि आपका इंटरेस्ट इस भाग में बन जाए तो वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगी, जिससे आप इसको पढ़ो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। आप पढ़ते नहीं इस भाग को, आप केवल इतनी बात पढ़ते हो, ये जो मैंने लिखी है ना, आप रसगुल्ला केवल दोस्तों इतनी बातें पढ़ते हो जो लिखी हुई है ये, इसके अलावा आप पढ़ते ही नहीं कुछ इसमें। कौन सी समिति है, कौन सा, सच बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप इसके अलावा पढ़ते हो कि कौन सा हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, कौन सा दूसरा, कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। सरकार चाहती है आप पढ़ो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके कर्तव्य ड्यूटीज हैं आपके, इसलिए वो पढ़वा रहा है आपसे। तो सुनिएगा, तो मैंने पूछा आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, राष्ट्रीय गान का उल्लेख है, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गान का उल्लेख, आपके राष्ट्रीय जो गीत है इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। एंथम है, फ्लैग है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया ए फॉर एंथम, ठीक है। सो बी फॉर ब्रेव। ऑल्सो बहादुर से कौन? आपके जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई, आपके वही दोस्तों बहादुर होंगे आपके। तो लिखा हुआ है आपके फ्रीडम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, ऐसा भाग बी में लिखा हुआ है। और सॉरी, दूसरे में आपके सी फॉर कंट्री यूनिटी, सी फॉर कंट्री यूनिटी, तो लिखा हुआ है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे, लिखा हुआ है सी फॉर कंट्री यूनिटी। ए फॉर एंथम, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के पालन करेंगे हम। बी फॉर ब्रेव, आपके सो ब्रेव कौन? आपके जिन्होंने समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर आपके ब्रेव था आपके, तो लिखा हुआ है जो फ्रीडम फाइटर होंगे उनको हम हमारे हृदय में संजोए रखेंगे। सी फॉर कंट्री यूनिटी, आपके देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता रक्षा करेंगे आपके। डी फॉर डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, डी फॉर डिफेंस हो गया, सुनिए देश की रक्षा करें, डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करें, डी फॉर डिफेंस हो गया है। ई फॉर इक्वलिटी हो गया है, ई फॉर इक्वलिटी हो गया है, समानता, देश में समरसता, समान बंधुत्व की भावना को बढ़ाएंगे आपके, तो इक्वलिटी हो गया, ई फॉर इक्वलिटी हो गया। एफ फॉर फैंसी कल्चर, एफ फॉर फैंसी कल्चर, हमारी जो संस्कृति तो आपके देश की सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसे बनाए रखेंगे आपके, हमारा कल्चर आपके फैंसी कल्चर। जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन। अब आपसे अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि कौन सा मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, ये लिखा हुआ आपसे जी फॉर ग्रीनरी, काउंट कर लो 1 2 3 4 से काउंट कर लो। जी फॉर ग्रीनरी, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और वन्य जीव, नदियां, झीलों की रक्षा करेंगे, जी फॉर ग्रीनरी। एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, ह्यूमन साइंटिफिक टेम्परामेंट अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमन साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का विकास करेंगे। आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम, संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, आई फॉर इनकम हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी, आई फॉर इनकम, संपत्ति हो गया। जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक प्रयास, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। देखो उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी में आपका ड्यूटी है ये कि सभी अपने व्यक्तित्व और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। आप बढ़ चुके हो, ठीक है। तो जॉइंट एक्टिविटी पूछूं आपसे, जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी। के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, सभी माता पिता अभिभावक का एक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराएंगे। अब बताओ
A for anthem, B for bravery, C for country unity, D for defense, E for equality, F for fancy culture, G for greenery, H for human scientific approach, I for income, J for joint activity और K for knowledge। कितना दोस्तों आसान खेल है, फिर भी हम पढ़ते नहीं इस संविधान को। कितनी दोस्तों मजेदार बातें लिखी हुई है ना। याद करने की ट्रिक होनी चाहिए आपके पास में। आपका इतना हौसला तो हो कि आप याद कर लोगे, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाओ अपने अंदर, कर लोगे आप करते ही नहीं। आप पहले ही छोड़ देते हो यार। तो ये तो भाग हो गया हमारा। लिखा हुआ है मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी आपको। और मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत जो है नामक शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं है। ये बात भी मैंने आपको लिख कर दी। इसमें नेशनल जो सॉन्ग है उसका उल्लेख यहां पर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हो गया इतना सारा कुछ आपका। एक बार बताओ मुझे लिख के फटाक से कि A4 क्या है, B4 क्या है, C4 क्या है, D4 क्या है, E4, G4, H4, I4, J4, K4। लिखो, बताओ फटाक से, बताओ फटाफट लिखो। नहीं, वही वाली बात, तुम तो यार, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा इसका उल्लेख संविधान के इस भाग में नहीं है, बस इतना बोला है मैंने आपको। ठीक है, ऐसा नहीं बोला मैंने आपको ना, इसका उल्लेख संविधान के इस भाग में नहीं है बस। हिंदुस्तान आप बोलो ना, कौन मना कर रहा है आपसे बोलने से? अपराध थोड़ी है, पर उस शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, बस इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, फटाक से लिखो, जल्दी लिखो। ABCD। इसका उल्लेख दोस्तों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बड़ा टफ है बोलना ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो आपके, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, इसको बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। उनको पता था राष्ट्रगान याद कर लोगे आप, तो बोला कि इसका ड्यूटी है याद करना, ये आप याद नहीं कर पाओगे। उनको पता है दोस्तों ये बात, आपकी याद नहीं होगा आपको, तो उन्होंने लिखा ही नहीं आपके लिए। छोड़ो यार, लिखो ही मत इसको, तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है। और दोस्तों नॉर्थ वाले याद कर लेंगे, साउथ वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। संस्कृत में लिखा हुआ है, उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने बोला, हमारी संविधान सभा ने बोला, छोड़ो इसको, लिखो ही मत, आप छोड़ दो इसको ना, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, देखो A4 एंथम, B4 करोगे तो हो जाएंगे ना। A4 एंथम, B फॉर ब्रेवरी, C फॉर कंट्री यूनिटी, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर आपके ग्रीनरी, H फॉर ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, I फॉर इनकम, J फॉर आपके ज्वाइंट एक्टिविटी, K फॉर नॉलेज। ये आपके सामने मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आता है आपके सामने भाग 5। अब आया रसगुल्ला भाग 5। भाग 5 सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसमें राष्ट्रपति भी है, जिसमें दोस्तों संसद भी है, आपके उपराष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है। ये सारे इसी भाग के अंदर, भाग 5 के अंदर हम इनको सेगमेंट वाइज पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पढ़ेंगे हम आपके सामने। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रपति के बन सकते हैं, अब की बार निश्चित राष्ट्रपति वाला सवाल आपसे पूछने वाला है। नई प्रेसिडेंट बनी है हमारी, अभी दोस्तों बनी है, 25 जुलाई को शपथ ली उन्होंने, तो आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं आपको हर एक पॉइंट लिखाऊंगा उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए भाग 5 पूछूं आपसे, द यूनियन, संघ, किसके बारे में उल्लेख है इसमें? संघ जो है इसके बारे में उल्लेख भाग 5 में किया गया। ठीक है, आर्टिकल 100 आर्टिकल इसमें ना, 52 से 151 जो है ये आर्टिकल इसके अंदर। ठीक है, तो 52 से 151 भाग 105 हो गया आपके सामने। द यूनियन इसको बोलते हैं, संघ बोलते हैं इसको। 100 आर्टिकल इसमें आपके संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है आपके, वो दोस्तों ये वाला भाग है आपके संविधान का सबसे बड़ा भाग ही है। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट शामिल है, इसमें BP उपराष्ट्रपति शामिल आपके, इसमें पार्लियामेंट शामिल है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल आपके। इसके अंदर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद शामिल आपके। इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल, तो इसमें आपके CAG शामिल है,
ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रपति पढ़ना है, बीपी पढ़ना है, पार्लियामेंट है, पीएम है, सुप्रीम कोर्ट है, सो आपके सीएजी है, ये सारे पोर्शन आपके सामने, ठीक है। ये जुडिशरी हो गया, जुडिशरी हो गया सो, ये तो आपके ये एग्जीक्यूटिव हो गया है, और सो ये आपके पार्लियामेंट हो गया। तीनों भाग जो है, तीनों जो आपके अंग हैं वो तीनों अंग इसके अंदर दिए गए, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है एग्जाम के लिए इस बार आपके लिए वो है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट, पूछूं आपसे, आर्टिकल मैंने आपको लिखवाए थे, एक बार फिर दोस्तों लिखा देता हूं आपको आर्टिकल जो है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ये पहले लिख लीजिए आप जो है। अगर आपसे पूछे कि संविधान के राष्ट्रपति संबंधित कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 52 लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 53 पूछूं आपसे, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति जो आपके उसके अंदर निहित होंगी, कार्यपालिका शक्ति जो है और राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये सो आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ, ठीक है। यही दोस्तों लिखा हुआ कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा, चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, सेना का सर्वोच्च जो कमांडर है वो राष्ट्रपति होने वाला है, ये बात भी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल कौन होगा आपके, जिसको इलेक्टोरल बोलते हैं आपके, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इलेक्टोरल बोलते हैं, कौन चुनाव में भाग लेने वाला है, चुनाव कैसे होगा, मैनर, चुनाव का तरीका कैसे होगा, मैनर या फिर रीति या विधि या तरीका कैसा होने वाला है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होने वाली है आपके, आर्टिकल 55 आपके 55 हो गया ये वाला। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, टर्म ऑफ ऑफिस जो है ये कितना होने वाला है, 56 में लिखा हुआ है, 56 टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल। 57 दोस्तों पूछूं आपसे, री इलेक्शन, री इलेक्शन हो सकता है बिल्कुल, 57 में री इलेक्शन हो गया। 58 योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, उसकी एज कितनी होगी, योग्यता क्वालिफिकेशन 58 हो गया है। 59 शर्तें, कंडीशन, दिवालिया ना हो वो, लाभ के पद पर ना हो, कंडीशंस 59 हो गया है। 60 शपथ, ओथ 60 हो गया है, कौन दिलाएगा, किस चीज की ओथ लेगा, कहां उल्लेख है, 60 हो गया। 61 महाभियोग, अगर उसको हटाना हो, हमें इंपीचमेंट करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये आपके 61 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके संविधान में जो राष्ट्रपति हैं उसके जो आर्टिकल दोस्तों दिए गए वो आपके सामने ही है, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लिखा हुआ है एक राष्ट्रपति हमेशा होगा, हमेशा दोस्तों होने वाला आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हमेशा होगा नहीं होगा, राज्यपाल हमेशा होगा नहीं होगा, पर भारत का एक राष्ट्रपति हमेशा होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति जो है सो निहित होने वाले, मतलब दोस्तों सरकार जो भी काम करेगी वो इसके नाम से करने वाली है, ये नहीं करेगा, इसके नाम से होंगे सारे काम, ठीक है, सारे काम इसके नाम से होने वाले हैं। अपॉइंटमेंट, जितने भी आप सुनते हो सब, जितने भी आप सुनते हो आपके प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति, लिखाऊंगा आपको, गवर्नर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज राष्ट्रपति, यूपीएससी राष्ट्रपति, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, सीएजी राष्ट्रपति, सारे दोस्तों जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है सारे आपके कौन करेगा, आपके सारे करने वाले राष्ट्रपति होंगे, इनके नाम से ही होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको जहां जहां भी राष्ट्रपति मिलेगा वहां वहां दोस्तों आपको अपने आप जो है वो मंत्री परिषद मान लेना है, मतलब दोस्तों वहां वहां आपको प्रधानमंत्री मान लेना है, ठीक है। जहां जहां आपको राष्ट्रपति ये करेगा, करेगा नहीं उससे करवाएगा, कौन, ये करवाएगा उससे, ठीक है, उसके नाम से होंगे, करवाने वाला ये होंगे,
उसके नाम से होने वाले करवाने वाले ये होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ 54, निर्वाचक मंडल, कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेगा, आपके इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, आपके इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 54 के अंदर, ठीक है। 55, चुनाव कैसे होने वाला है, सिंगल ट्रांसफर वोट, आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है उसका जो आपके मतलब उसका आपके वोट नहीं, वोट की वैल्यू काउंट होने वाली है, वो मैं आपको लिखाऊंगा कि इस बार चुनाव जो हुआ है उसमें कौन सी वोट की वैल्यू जो है काउंट हुई है, वो लिखाएंगे, ठीक है। ये 54 हो गया, ठीक है। 56, कार्यकाल कितना होगा, आपसे 5 साल होने वाला कार्यकाल, ये लिखा हुआ है 56 के अंदर। किसको अपना इस्तीफा देगा, उपराष्ट्रपति को देगा आपके, वो सबसे पहले किसको बताएगा, आपके स्पीकर बताएगा, आपके लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है 56 में। 57, क्या दोस्तों उसका रिइलेक्शन होगा, हाँ होगा, एक बार हो भी चुका है, आपके पहले राष्ट्रपति हमारे 2 बार बने थे, आपके रिइलेक्शन कितनी बार भी हो संभव, आपके अमेरिका में केवल 2 बार होता है, यहां दोस्तों कितनी बार भी हो संभव है, रिइलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 58, उसकी योग्यता है आपके, उसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, ये सारी योग्यता उसकी होने वाली है 58 में, ठीक है। 59, शर्तें, दिवालिया ना हो, ये कंडीशन आपके 59 में, ठीक है। 60, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, संविधान की रक्षा की शपथ लेगा, पहली बात तो आपके। सेकंड, कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, इस बार किसने दिलाई थी आपके, वो मैं लिखाऊंगा आपको, ये हो गया 60। 61 दोस्तों, अगर दोस्तों हमें हटाना हो तो उसका आधार क्या होगा, एक दोस्तों आधार आपके संविधान का उल्लंघन करने पर ही, केवल दोस्तों संविधान का जो उल्लंघन करता है तभी राष्ट्रपति हट पाएगा, वरना नहीं हट पाएगा। संविधान का उल्लंघन ही एकमात्र आधार है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का। और फिर दोस्तों आपके कितना बहुमत चाहिए, वो सारी बातें जो है 61 में लिखी हुई है, ये सारे आर्टिकल आपके सामने, ठीक है। ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति जो है वो आपके सामने आर्टिकल के अनुसार ये हो गया, ठीक है। अब देखिए देखो दोस्तों, मैंने कहा कार्यपालिका 3 भाग थे ना, कार्यपालिका था और आपकी व्यवस्थापिका था, पार्लियामेंट था, और आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका इसमें आपके प्रेसिडेंट भी है और इसमें तो आपके प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। 2 पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति भी है इसमें और हमारे प्रधानमंत्री भी है। देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि वास्तविक प्रमुख कौन है, आप बताओ सोच के, नहीं हमारे दोस्तों यहां पर कौन जो है वो वास्तविक प्रमुख है आपके, बताओ आप सोचो। और सो कौन आपके कौन दोस्तों केवल आपके संवैधानिक प्रमुख है, आपके कौन वास्तविक है और कौन संवैधानिक प्रमुख है, ये आपको बताना उसे, कौन वास्तविक प्रमुख है। बड़े मौके पर आया भाग 5, क्यों ऐसा क्या हो गया, हाँ भाग 5 आपके लिए मौके पर इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अभी, बड़ा महत्वपूर्ण है ना, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा आपसे कार्यपालिका में कौन दोस्तों हमारे यहां पर वास्तविक प्रमुख है और कौन सा हमारे यहां पर संवैधानिक प्रमुख है, ये आपको बताना है, सोच के बताओ कौन है। हाँ अरे सारी बातें लिखवाऊंगा, चिंता ना करो ना, वन नेशन क्या है लिखवाएंगे ना, बताओ। अरे दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे यहां पर मोदी जी वास्तविक प्रमुख है आपके, संवैधानिक स्थापना औपचारिक ऑफिशियल, इसके नाम पर सारे काम होने वाले हैं, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है आपके, रियल तो आपके हमारे हेड हैं, और राष्ट्रपति इनके नाम पर सारे काम होने वाले हैं। और संवैधानिक प्रमुख आपके स्थापना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है आपके, राष्ट्रपति हैं, और रियल हेड कौन है आपके, वो मोदी जी हैं। यही दोस्तों बात यहां पर लिखी हुई है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रदान होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 52 के अंदर, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमेशा होगा, ठीक है। 53 दोस्तों पूछूं आपसे, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, पूछूं आपसे, अगर दोस्तों आप चाहो, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष हो, अगर दोस्तों आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष हो न्यूनतम, है ना, अगर आपकी उम्र, सुन लो, अगर दोस्तों आपकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष है, आप भारत के नागरिक हैं,
और दोस्तों आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। मैंने बोला आपसे कि आपकी उम्र 35 वर्ष है, आप भारत के नागरिक हैं, और दोस्तों आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं है, तो आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं, क्वालिफाई है। ठीक है, योग्यता आपके पास में चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 35 वर्ष हो और आप लाभ के पद पर ना हो, ये आपके लिए योग्यता हो गई है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने कहा पद पर ना हो, पर दोस्तों हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है आपने कहा पद पर ना हो, पर दोस्तों हमारी जो द्रौपदी मुर्मू थी आपके, वो तो राज्यपाल थी। अरे थी ना, वो तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ई का चक्कर है, वो तो रह चुकी है ना, आपके झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है आपके, अब हमारी राष्ट्रपति है, ऐसे कैसे हो गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी दोस्तों आपसे पूछे इस बात को नोट कर लेना, आप मेरे साथ में लिखना नोट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्री, ये सारे के सारे लाभ के पद नहीं होंगे। ये सारे के सारे लाभ के पद नहीं होंगे। ध्यान रखना, कभी तुझसे पूछे आपसे कि निम्न में से कौन लाभ का पद नहीं है, राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं आपके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और उसमें आपके जो मंत्री हैं आपके, संघ हो या राज्य में हो, कुछ में भी हो आपके मंत्री, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे कौन कौन सी पोस्ट जो आपसे वो लाभ के पद में नहीं आती है आपके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री, तो आपके लाभ का पद नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, उसकी आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए आपके, वह लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य का मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। यह नोट आपको ध्यान रखना है। तो योग्यताएं केवल आपको 35 वर्ष और लाभ का पद कौन कौन नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि अब लिखिएगा कि निर्वाचक जो पूछो आपसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव से होने वाला, लेकिन आपके राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, राष्ट्रपति चुनाव से होगा आपके, राष्ट्रपति जो चुनाव है आपके, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेने वाला है। ठीक है, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल, ध्यान से सुनना, बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में निश्चित पूछ सकता है आपसे। इस बार चुनाव हुए तो आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 54 पूछो दोस्तों आपसे, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालने वाला है, क्या आप डालोगे, क्या आपने डाला, नहीं डाला ना, मैंने डाला, फिर किसने डाला चुनाव में वोट आपके। पहला पॉइंट, चुनाव में वोट कौन कौन डालने वाला है, तो लिखना इलेक्टेड एमपी, निर्वाचित एमपी, मतलब दोस्तों कौन शामिल नहीं होंगे आपके, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, आपके मनोनीत एमपी जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप बताओगे कि क्यों शामिल नहीं होंगे, आप बताओ क्यों शामिल नहीं होंगे, क्यों शामिल नहीं किया इनको, इलेक्टेड को किया है, क्यों शामिल नहीं किया मनोनीत को, ये आप बताओगे मुझे। देखते कौन बताएगा। प्रधानमंत्री लाभ का पद है ना, लाभ का पद है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे कि क्यों शामिल नहीं किया इनको, बताओ मुझे क्यों इनको शामिल नहीं किया है, तो मैंने कहा इलेक्टेड एमपी शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे, इलेक्टेड एमएलए
शामिल होंगे आपके निर्वाचित एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी राज्य की विधानसभा के मेंबर। मैंने आपसे केवल दोस्तों इतना पूछा है कि इसमें मनोनीत जो मेंबर हैं वो शामिल क्यों नहीं होंगे। अरे रसगुल्ला, क्योंकि दोस्तों मनोनीत करने वाला कौन? राष्ट्रपति। और दोस्तों सोचिए दोस्तों आप कि मैंने किसी को एमपी बनाया है तो वो वोट किसको देगा? मुझे ही देगा ना भाई साहब। तो बोला इनको हटा ही दो, तो नॉमिनेटेड एमपी इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं के जो मेंबर आपके होंगे, मेंबर ऑफ असेंबली जो होंगे, इलेक्टेड जो होंगे, वो इसमें शामिल होने वाले। ठीक है, अब दोस्तों आप अधिकांश जगह यही पढ़ते हो कि इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी जो है वो शामिल होंगे इसके अंदर, लेकिन दोस्तों ये अधूरा ज्ञान है। लेकिन दोस्तों ये अधूरा ज्ञान है। लिख लो नोट, आपके नोट लिखना, 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन लिखना, 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के मेंबर को भी शामिल किया गया। लिख लीजिए, एक बार सवाल पूछा गया दोस्तों आपसे कि कौन सा अमेंडमेंट लिखना, आपके 70 तो अमेंडमेंट लिखना, आपके इलेक्टेड एमपी शामिल होंगे, ठीक बात है, इलेक्टेड एमएलए शामिल होंगे, ठीक बात, सबके 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के जो एमएलए हैं उनको भी शामिल किया गया इसके अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी के जो एमएलए हैं उनको शामिल तो किया गया आपके। बाकी इलेक्टेड एमपी शामिल होंगे, इलेक्टेड एमएलए शामिल होंगे, मनोनीत शामिल नहीं होंगे, एमएलसी शामिल तो नहीं होंगे आपके, और दिल्ली जो पुदुचेरी है वो भी शामिल होने वाला है। ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए, और दोस्तों आपके ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कौन शामिल होंगे ये क्लियर हो चुका है। कौन कौन वोट देंगे आपके? इलेक्टेड एमपी भाग देंगे, इलेक्टेड एमएलए से भाग देने वाले आपके, और दिल्ली जो पुदुचेरी है यहाँ के जो आपके मेंबर आपके इलेक्टेड वो भाग लेंगे इसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा हो चुका है आपके। निर्वाचन होगा कैसे? मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की रीति कैसी होगी, निर्वाचन की विधि कौन सी होगी, निर्वाचन का तरीका कौन सा होगा, उसकी विधि कौन सी होगी, उसकी रीति कौन सी होगी। ये बात आपके लिखिए, ये बात लिखिए आर्टिकल नंबर 55 में। मैंने कहा आपसे इलेक्शन में कौन सा भाग लेगा आपके, इलेक्शन से भाग लेगा कौन, आपसे भाग लेंगे आपके इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो है वो भाग लेने वाले इलेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल दोस्तों ये है कि आपके निर्वाचन कैसे होने वाला है, मैनर ऑफ इलेक्शन जो है कैसे होगा। लेकिन आपसे सबसे पहला पॉइंट अप्रत्यक्ष होने वाला है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष। सवाल से पूछूं आपसे, अप्रत्यक्ष चुनाव जो है होने वाला है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है सो होने वाला है। मतलब दोस्तों जनता, देखो आपके दोस्तों वहां पर हुए सरपंच के चुनाव, ठीक है, या दोस्तों एमएलए के चुनाव हुए, या रसगुल्ला एमपी के चुनाव हुए, लोकसभा एमपी के। सुनना मेरी बात को, जनता ने वोट दिया सरपंच को, आपके वहां चुनाव हुए, सरपंच के हुए, एमएलए के हुए, या दोस्तों लोकसभा एमपी के हुए, आपने वोट दिया, इन तीनों को वोट दिया ना, ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट। आपने डायरेक्ट वोट किसको दिया? आपके
आपने वोट दिया है सरपंच को, एमएलए को, एमपी को, तो आपने वोट दिया। जिसके पास जितनी अधिक वोट आएंगी सबके, जिसके पास जितनी अधिक वोट आएंगी वो विजेता होने वाला है, ऐसा आप जानते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो अधिक होगा, जो अधिक होगा वह विजेता होगा, वह विजेता होगा। आपने वोट दिया सरपंच को, दो कैंडिडेट खड़े हुए आपके, जिसके पास में एक वोट भी अधिक आ गया आपके, एक के पास 200 वोट आई, एक के पास 201 आ गई, वो जीत जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होने वाला है, जो जिसके पास में अधिक वोट होंगी वो जीत जाएगा। अब दोस्तों उसके पास में कितनी भी वोट आए, कोई सो मैंने नहीं है, अधिक 200 वोट आएंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। ये तो आपके डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, आपके सरपंच, एमएलए, लोकसभा, एमपी के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। आप और मैं वोट डालते हैं उसके अंदर, ये आप जानते, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब सोचिए, क्या दोस्तों कभी दोस्तों आपने राज्यसभा के एमपी के लिए वोट डाला है? डाला? नहीं डाला, ठीक है। क्या दोस्तों कभी दोस्तों आपने राष्ट्रपति के लिए वोट डाला? नहीं डाला। उपराष्ट्रपति? नहीं डाला, ठीक है। इन तीनों के लिए आपने वोट नहीं डाला। राज्यसभा, एमपी, प्रेसिडेंट और सो उपराष्ट्रपति, इनके लिए सो वोट हमने डालते, क्योंकि दोस्तों हमने कहा कि हम चुनेंगे एमपी को और एमएलए को, ठीक है। हमने कहा दोस्तों हम चुनेंगे एमएलए को, हमने कहा हम चुन देंगे एमएलए को, हमने कहा हम वोट डालेंगे एमएलए को। और दोस्तों ये दोस्तों वोट डालेगा, सो ये वोट डालेगा इसके लिए, सुन रहे हो। हमने कहा हम चुनेंगे एमएलए को, हमने चुन दिए 200 एमएलए। कहां दोस्तों? राजस्थान के अंदर हमने वो बना दिए, ठीक है। 200 एमएलए राजस्थान में हमने सो बना दिया आपके। हमने कहा अब तुम चुनो राज्यसभा जो एमपी है 10 हमारे राजस्थान में, 10 जो राज्यसभा एमपी है उनको तुम चुनो। मतलब दोस्तों जनता ने वोट डाला इसको और इसने वोट डाला इसको, जनता ने इनडायरेक्ट वोट डाल दिया इसको छवना, तो इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जनता ने तो सीधा वोट नहीं डाला आपके, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। जनता ने वोट डाला एमएलए को, इसने वोट डाला राज्यसभा एमपी को, ये दोस्तों हो गया आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन आपका हो चुका है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो चुका है आपके, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। वहां दोस्तों जिसके पास अधिक वोट आएंगी वो जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगर आपसे कभी सवाल पूछूं कि सवाल से पूछे आपसे तो भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव जो है वो कौन सी पद्धति से होते हैं आपके? वो होते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है, इससे दोस्तों हमारे यहां पर चुनाव होते हैं। तो देखिएगा, मैंने कहा दोस्तों आपसे कि चुनाव कैसे होगा, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव दोस्तों होने वाला आपके। मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक बात दोस्तों आपके। इनडायरेक्ट होगा, ठीक बात है। एसटीबी पद्धति से होने वाला आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इससे होने वाला है। मतलब दोस्तों मान लो आप एमएलए हो, मान लो जाके आ रहा है मानने में, बन जाओगे भविष्य में। मान लो दोस्तों आप एमएलए हो, आपको वोट डालनी है राष्ट्रपति चुनाव की, तो दोस्तों आप वोट डालोगे आपके, तो आपकी एक वोट काउंट नहीं होगी, आपकी वोट की वैल्यू निकलने वाली, ठीक है। आपकी जो वोट है, आपकी जो वोट होगी, इस वोट की कीमत, वैल्यू जो है, जो मूल्य है, वो निकलेगा आपके, और फिर काउंटिंग होने वाली, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। अभी दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल दोस्तों और हो गया है। मान लो दोस्तों आप बीजेपी के एमपी हो,
मान लो दोस्तों आप जो वो बीजेपी के एमपी है और आपका नाम है जेठालाल, ठीक है, आपका नाम है जेठालाल, ठीक है, आप हो बीजेपी के एमपी, ठीक है। और दोस्तों बीजेपी की तरफ से एक चुनाव लड़े हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और दोस्तों जो आपके कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े आपके वो है यशवंत सिन्हा। आपने कहा कि यार मुझे द्रौपदी जी पसंद नहीं है, मैं वोट डालूंगा यशवंत जी को, आपने ऐसा सोच लिया। पर दोस्तों आप बीजेपी के मेंबर हो और बीजेपी के कैंडिडेट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। तो क्या दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आप चाहो तो इसको वोट डाल दो? क्या ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी का एमपी है और वो कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसको वोट दे आए? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ आप मुझे, यस या नो। जितने भी सवाल बन सकते हैं ना सारे लिखा रहा हूं मैं आपको। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का तो एमपी था और उसका मन है कांग्रेस वाले के अंदर वोट डालने का? क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? सोच के बताओ मुझे आंसर। क्या लास्ट फिर कल पढ़ेंगे ना, क्या वो ऐसा कर पाएंगे, यस या नो? बताओ, कहते कौन बताएगा? विधान परिषद के मेंबर शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल दोस्तों नहीं होंगे आपके, क्योंकि दोस्तों हर राज्य में नहीं है ना, हर राज्य में नहीं है। गद्दारी, क्या ऐसा हो सकता है? बताओ, क्या ऐसा हो पाएगा? अरे क्यों नहीं होगा, होगा, पर कैसे होगा? लिखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिखा रहा हूं जो आप भूल जाते हो। देखो ये हर किसी को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। लिख लो, गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट वोटिंग। कभी दोस्तों आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का जो चुनाव दोस्तों होता है आपके, उसको गुप्त दोस्तों होता है, खुला दोस्तों आपके गुप्त होता है, सीक्रेट होता है। आप किसी को वोट डालो, आपकी मर्जी है यार, गुप्त है, किसी को पता नहीं लगेगा, गुप्त है, सीक्रेट दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक बार दोस्तों बीबी के सबके बीबी के सब एक बार दोस्तों क्या हो, एक बार रसगुल्ला बीबी गिरी चुनाव लड़ा दोस्तों, इनके सामने खड़े थे नीलमा संजीव रेड्डी, ये थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, और इनको खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने। सुनना तो सुनना को, और सरकार थी कांग्रेस की, सरकार थी कांग्रेस की। चुनाव लड़ा किसने? बीबी गिरी ने और नीलमा संजीव रेड्डी ने चुनाव लड़ा। सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस से ये खड़े हुए। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता, जिसकी पार्टी है आपको उसी को वोट डालना है, खुला मतदान होता, तो भाई साहब ये जीते चुनाव। लेकिन दोस्तों इंदिरा जी को पता है कि चुनाव गुप्त होने वाला, सो इन्होंने कहा कि आपको अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालना है। और दोस्तों अधिकांश जो कांग्रेसी हैं वो भाई साहब इसको वोट डाल के आ गए और खेला हो गया भाई साहब, ये चुनाव जीत गए, ये हार गए। बीबी गिरी वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव जीत गए भाई साहब। ये दोस्तों होता है किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में छापना। सो कभी सवाल पूछे आपसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, एसटीवी सिस्टम से होता है आपके सो, और सीक्रेट वोटिंग होती है, आपके गुप्त मतदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही दोस्तों लिख लो, अगर दोस्तों आपने दोस्तों ऐसा राज्यसभा एमपी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन दोस्तों खुला होता है, लेकिन रसगुल्ला खुला ओपन होता है। अगर भाई साहब यहां तो चल जाएगा, वहां तो नहीं चलने वाला है। राज्यसभा तो एमपी का चुनाव खुला होता है, मतलब बेटा अगर तुम बीजेपी के एमएलए हो तो बीजेपी का है जो है उम्मीदवार है उसी को वोट डालना। अगर दोस्तों नहीं डाला तो आपकी मेंबरशिप गई, आप गद्दार हो, आपकी मेंबरशिप गई। ये लिखा हुआ है, राज्यसभा चुनाव खुला होता है,
अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों बात आपके, मैंने कहा अप्रत्यक्ष है, ठीक बात है, एमएलए वोट डालेंगे, ठीक बात है, लेकिन जो तुम्हारा कैंडिडेट है तुमको उसी को वोट डालना पड़ेगा। खुला तो मतदान है, सबको पता है कि तू वोट कहां डाल रहा है। तो दोनों में अंतर है। सवाल से कोई पूछे आपसे कि ये भी है प्रत्यक्ष, ये भी है प्रत्यक्ष, दोनों इनडायरेक्ट है, लेकिन दोस्तों यहां गुप्त है, सीक्रेट है, यहां दोस्तों खुला है, ओपन है, खुला मतदान है भाई साहब। कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हारी गई मेंबरशिप। इसलिए दोस्तों जब ये चुनाव होता है आपके, तो जो खड़ा हुआ है वही जीतता है चुनाव में, ये ध्यान रखना। सवाल कभी पूछे आपसे, सवाल पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव गुप्त होता है, ठीक बात है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा एमपी का चुनाव खुला होता है, ओपन होता है। जिसको तुमने वोट डाली वो वोट दिखेगी बाद में, इसलिए सोच समझ के वोट डालना। ऐसा बोल देते हैं पहले, अगर वोट किसी और को डाल दी तो तुम्हारी मेंबरशिप गई गद्दारी करने के खिलाफ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं आपको जो है, और कैसे चुनाव होता है, कैसे आप वोट डालते हो, कैसे काउंटिंग होती है वोटों की, और जो द्रौपदी मुर्मू जी उनको कितनी वोट मिली थी, यशवंत जी को कितनी वोट मिली, किस राज्य की कितनी वोट है, वो सारी बातें कल लिखा दूंगा आपको, वो कल हम पढ़ने वाले, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। एक प्रयास मैं कर रहा हूं आपके लिए, और मतलब आपने इतने प्यार से मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की। जो टॉपिक आप नहीं पढ़ते हो वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बाकी हर चीज़ें हर कोई पढ़ लेता है, पर डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो छोड़ देते हैं हम, है ना। चलो फिर मुलाकात होगी आपसे। हाँ, विधानसभा पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे वहां पर एमएलओ के बारे में ना। जो चल रहा है उसका आनंद लो, जो चल रहा है उसका आनंद लो। जिंदगी का हर पल बड़ा महत्वपूर्ण है, हर पल का आनंद आपको लेना है। और आपके लिए सूचना यह है, सुन लो, आपके लिए सूचना दोस्तों यह है, कहाँ गया सूचना, कल सुबह 6 बजे वाली जो क्लास होने वाली है आपके, उसमें विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं जो है मैं इसको कराने वाला हूं। और ब्रह्मास्त्र बैच का हर स्टूडेंट जो है उसमें लाइव रहेगा कल। आपको उसमें लाइव रहना है सुबह 6 बजे, और कमेंट कर देना मुझे आप सभी लोग जो है। और विश्व की महत्वपूर्ण संस्थान जो है उसको मैं लाइव पढ़ाऊंगा, वहां पर पढ़ना है इसको आपको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड बैंक है, आपके आईएमएफ है, और WHO है, एडीबी है, एनडीबी है, ब्रिक्स है, आसियान है, एससीओ है, ये सारी जो संस्थान, यूनेस्को है, यूएनईपी है, UNFCCC है, ये सारी जो संस्थान है कल पढ़ाऊंगा इसको लाइव में आपको, कल सुबह 6 बजे, ठीक है। तो कल तैयार रहना, कल सुबह 6 बजे तो आपके ये क्लास होने वाली है, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, सबको आना है। कल नोट्स बनाने हैं और अपनी कॉपी में लगा लेना है, ठीक है। ये आपके लिए सूचना नहीं है, ये आदेश है। कल सुबह 6 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है, कल सुबह 6 बजे यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान लाइव पढ़ाऊंगा। उसके बाद हटवा दूंगा मैं इस क्लास को, ठीक है। आपको लाइव देखना है मेरे साथ में, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना उसके लिए। कल सुबह 6 बजे बिना देरी किए आपसे मुलाकात होने वाली है करंट अफेयर्स में, और विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे मुलाकात होगी, ठीक है। जय हिंद।